हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFAS। मैं हूं कविता और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि है कल्पिता दत्ता। कल्पिता दत्ता कर रही है अपनी मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम IIT भुवनेश्वर। वो है फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में। सो हेलो कल्पिता एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ IFAS। हेलो मैम। या कल्पिता, हम स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। तो पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए हमारी ऑडियंस को, लाइक आपके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन, आपका मास्टर्स के पहले आपका बैचलर्स और थोड़ा स्कूलिंग के बारे में आप बता दीजिए। मेरा नाम कल्पिता दत्ता है। मैं असम जोरहाट से हूँ और मैं मेरा मास्टर्स आईआईटी भुवनेश्वर में हो रहा है। सेकेंड सेम में हूँ अभी फिजिक्स में। और बैचलर्स हुआ था जोरहाट के ही कॉलेज, जगन्नाथ बोरा कॉलेज, जो कि अभी यूनिवर्सिटी हो गया है। ओके। और पहले स्कूलिंग हुआ था स्प्रिंगडेल स्कूल में। और हाँ, 11th 12th पढ़ा था प्रज्ञा अकेडमी जोरहाट। ओके ओके, तो बेसिकली आपका पूरा एजुकेशन आसाम से ही था। असम से ही। ओके ओके। सो आपका IIT जैम में रैंक क्या आया था, और आपको IIT भुवनेश्वर कैसे मिला, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, मेरा मतलब आईआईटी में आईआईटी जेम 2024 में रैंक आया था 604। ओके। अच्छा, 604 रैंक आया था। और मैं आईआईटी भुवनेश्वर को मैंने एक्चुअली प्रेफरेंस में ऊपर रखा था इन कंपैरिजन टू आईआईटी इंदौर एंड आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी भुवनेश्वर को मैंने ऊपर रखा था, वरना मुझे आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी इंदौर भी मिले थे। तो अच्छा। वो अच्छा, तो वो छोड़ के मैंने आईआईटी भुवनेश्वर को दिया। तो आपके प्लान में ही था, बिकॉज इट इज क्लोज टू योर हाउस, तो आपको IIT भुवनेश्वर ही was चाहिए था। close to close to my house and उसका सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट आसाम से थोड़ा मिलते जुलते हैं, मतलब उड़ीसा का। तो इसीलिए मैंने आईआईटी भुवनेश्वर को चूज किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वही पूछूंगी कि कैसा है आपका मतलब IIT भुवनेश्वर का कैंपस लाइफ कैसा है, कैसे आपके वहाँ पे ड्यूरेशन कैसा है, आपकी क्लासेस के लेक्चर्स के टाइमिंग, आपके जो फ्री आवर्स होते हैं उसमें क्या क्या आप करते हो। तो थोड़ा आपका कैंपस लाइफ इन शॉर्ट आप बताइए मुझे। एक्चुअली आईआईटी भुवनेश्वर का जो कैंपस है वो सेकेंड लार्जेस्ट आईआईटी कैंपस है। मतलब आईआईटी ओके। खड़गपुर के बाद ही आईआईटी भुवनेश्वर का कैंपस है, जो कि 936 एकड़ में है। तो करेक्ट। इसलिए इसका पूरा एकदम ग्रीनरी है, पूरा मतलब पूरा पेड़ पौधों से भरा है। और ये बरूने एक हिल्स है, उसके पास ही लोकेटेड है मतलब। तो आपको पूरा नेचर का पूरा फील मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका जो हमारा फर्स्ट सेम था वो थोड़ा हेक्टिक था। हेक्टिक इन द सेंस कि मतलब सात कोर्स थे। तो 7 कोर्स को आपको कंटिन्यू करना था, और वो भी मतलब क्लासेस पूरा सुबह कभी 8:30 से कभी 9 से एकदम शुरू हो जाते थे और 5:30 6 तक होते थे। और बीच में 1.5 आवर्स का आपका ब्रेक होता था, लंच ब्रेक। और अभी सेकेंड सेम में थोड़ा कम है, क्योंकि मतलब थ्योरी पेपर्स अभी हमारे 5 ही है और एक सेमिनार है और एक आपका फिजिक्स लैब है। और फर्स्ट सेम में भी फिजिक्स लैब था पर सेमिनार नहीं। तो सेमिनार ये इसमें क्या होता है, मतलब सेमिनार मतलब लैब के अलावा सेमिनार में सेमिनार्स में। हाँ, सेमिनार में बेसिकली हमें एक ऐसा रिव्यू पेपर या रिव्यू आर्टिकल को पढ़ने को बोल के वहां से हमें अपना खुद का जो हमें एब्स्ट्रैक्ट या कंक्लूजन खुद से लिखकर उसका एक प्रेजेंटेशन बना के सर को मतलब ऐसे प्रेजेंट करना होता है। मतलब एंड सेमेस्टर तो अगर आप में रिसर्च, जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए फिर ये एक काइंड ऑफ स्टार्टिंग स्टेप है कि रिसर्च स्टार्टिंग पेपर्स को। स्टार्टिंग है। तो यही एग्जैक्टली अगर exactly। आपको रिसर्च करना है तो आप मतलब उसी टॉपिक पे ही अभी सेमिनार कर सकते हैं, तो आपका उसमें कंटिन्यू हो जाएगा ऐसा। हाँ, लिटरेचर सर्वे आपका हो जाएगा, आपको आइडिया आ हाँ, जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, करंट एक स्टेटस क्या एक है। रिव्यू। हाँ, रिव्यू पेपर में तो आपका रिसर्च पेपर 30 या 20 30 पे एग्जैक्टली रिसर्च पेपर मिला के रिव्यू पेपर होता है। तो वो एग्जैक्टली। रिव्यू पेपर पढ़ने से आपका रिसर्च पेपर भी पढ़ना हो जाता है लगभग। हाँ, तो जो बच्चे अगर अब MSc के बाद PhD परस्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए ये सेक्शन तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो MSc में उनको क्लैरिटी आ जाएगी कि किस टॉपिक पे उनको ज़्यादा रिसर्च करना है, या अपने चॉइस बच्चे क्लैरिटी मिल जाएगी कि अच्छा मुझे ये टॉपिक में अब मुझे PhD करना है। सो एक्चुअली इट्स हम्म। अ गुड थिंग, क्योंकि मैंने ये अभी पहली बार सुना है कि ऐसा भी IIT ऑफर कर रही है। और यही एडवांटेजेस होता है एक्चुअली इन IITs का, जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में हमें नहीं मिलता है, ये एक्सपोजर जो हमें मिलता है हाँ, हाँ। ये नहीं मिलता है। तो क्या आपके फ्राइडे सैटरडेज को भी क्लासेस होते हैं या सैटरडेज को ऑफ होता है। सैटरडे संडे को ऑफ होता है, बाकी दिन क्लास होता है। अगर सपोज अगर किसी दिन जैसे कि कोई एक मतलब किसी कारण एक दिन क्लास नहीं हुआ, सपोज ऑफ हो गया, तो उस दिन का क्लास सैटरडे को शिफ्ट हो जाता है। बाकी ऐसे सैटरडे संडे ऑफ। ओके।
और वहाँ पे आप हॉस्टल्स में रहेंगे तो हॉस्टल्स के बारे में कुछ बताइए कि जैसे आपने बोला थोड़ा आउटर पे हिल्स हिल्स के पास है, तो हाँ हॉस्टल हाँ। लाइफ और आजू बाजू फैसिलिटीज क्या है, मतलब कितना कन्वीनियंट है वहाँ पे? हॉस्टल्स जैसे लड़कों के लिए 3 हॉस्टल्स हैं, ब्रह्मपुत्र, महानदी और आपका ऋषिकुल्या। और लड़कियों के लिए भी 3 हॉस्टल है, गंगा, सुवर्णरेखा और संगम। मैं संगम में रह रही हूँ क्योंकि मतलब एमएससी फर्स्ट ईयर को 2024 में संगम में रखा है। तो संगम में एक्चुअली पीएचडी स्कॉलर जो कि मैरिड है उनका हॉस्टल है, पर क्योंकि हमारा मतलब एकोमोडेशन सुवर्णरेखा में नहीं हुआ तो इसलिए संगम में होना पड़ा। और अभी बीटेक फर्स्ट ईयर को भी संगम में ही रख रहे हैं। तो जब हम सेकेंड ईयर पहुंच जाएंगे तो हमें सिंगल रूम मिलेगा, अभी हमारा डबल रूम है। ओके, तो अभी आप शेयरिंग में रह रहे हो? शेयरिंग रूम, ओके। शेयरिंग है, पर यहाँ पे अटैच बाथरूम है, मतलब संगम में ओ, आपका अटैच बाथरूम ग्रेट। और बैल्कनी, अटैच बाथरूम सब है। और बाकी आपका जब वहाँ सुवर्णरेखा में जाएंगे तो आपका अटैच बाथरूम नहीं होगा पर सिंगल रूम होगा। अच्छा, और फूड वगैरह कैसा है वहाँ के मेस का? मेस का फूड ऐसे तो आप ठीक ही बोल सकते हैं, मतलब घर के खाने जैसा तो नहीं होगा, पर वो हाँ तो हर मतलब। कोई बोलता है। हाँ, और स्पेशली क्योंकि मैं आसाम से हूँ ना, तो उड़ीसा थोड़ा साउथ इंडिया खाना मतलब जैसे डोसा, इडली वो सब देता है। एग्जैक्टली। तो वो सब मैं नहीं खाती, मतलब इसलिए थोड़ा अलग हो जाता है। अच्छा अच्छा। और ओके, हाँ तो वो तो रहेगा, अब आप बाहर रह रहे हो तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आईआईटीज में अगर हाँ, आपको पढ़ाई कर रहे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज इस चीज़ पे तो मैं सभी को खाती हूँ करना तो वो होता है। लेती हूँ और बाकी का रख देती हूँ। हाँ। हाँ। अच्छा, बढ़िया है। और को करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब तो आपने बताया सेमिनार, ये भी एक को करिकुलर एक्टिविटीज है मेरी तरफ से। मैं अगर देखूँ तो, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस या आईआईटीज प्रेफर नहीं देते हैं, जितने मैंने इंटरव्यूज लिए मैंने नहीं सुना है ये सेमिनार्स एक्स्ट्रा। तो उसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज होती है बच्चों के लिए? एक्चुअली मैंने जो सेमिनार के बारे में बोला था, वो एक चीज मैंने ऐड नहीं किया था कि मतलब हमारा फ्राइडे को हमेशा एक सेमिनार अलग, मतलब कहीं कोई अलग इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि विजिटिंग फैकल्टी हो या फिर कहीं पोस्ट डॉक्टरेट करे फॉरेन कंट्रीज में, तो वो लोग आके हमें सेमिनार देते भी है, मतलब वो हम सुन सकते हैं। वो भी एक एडिशनल पॉइंट है, हमेशा फ्राइडे को, वो हर फ्राइडे को रहता है। तो और फिर जो को करिकुलर एक्टिविटीज में बोले तो आपका यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स है, जैसे कि आपका क्विज क्लब, डांस क्लब, फिर आपका लिटरेचर क्लब, फिर फिल्म सोसाइटी, और बहुत सारे क्लब्स, नक्षत्र करके एस्ट्रोनॉमिकल क्लब है। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप इन सब में ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब आपको अगर टाइम है आपके पास तो कर सकते हैं, मतलब टाइम नहीं है तो करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो शायद आपका अभी स्टार्टिंग है, मे भी आप जब सेकेंड ईयर में जाओगे आपके पास भी टाइम रहेगा कि आप ये सब क्लब्स में जाओ और अपना जो एक सोशल सर्कल है उसको और बड़ा करो, है ना? और यहाँ पर अभी शुरू हुआ है योगा क्लासेस ऐसे भी शुरू हुए हैं, तो वो सब भी आप ज्वाइन कर सकते ओके, तो क्या डिफरेंस है मेन, तो अभी तो आपने बता दिया, पर सिलेबस वाइज या टीचिंग वाइज क्या डिफरेंस आप फील कर रही है आपके बैचलर्स में वर्सेस आपके जो आईआईटी से आप मास्टर्स करिए उसमें, तो क्या क्या डिफरेंस आप बोलेंगे, क्या प्लस पॉइंट्स है आईआईटीज के? हैं। आईआईटी के मतलब प्लस पॉइंट बोलूँ तो यहाँ पर जो टीचिंग है वो मतलब डीपली, आपका डीपली कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में बेसिस है, मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी, मतलब जैसे कि यहाँ के पेपर्स जो सेट होते हैं मतलब हमारे एंड सेमिस्टर या मिड सेमिस्टर में, तो वो बेसिकली जो पढ़ाते हैं उसी से नहीं आता, मतलब वो सिर्फ हमें समझाते हैं उस टॉपिक से। हमें खुद उसको बुक में पढ़ना होता है और फिर समझना होता है, और उस बेसिस पे क्वेश्चन वो लोग खुद सेट करेंगे और हमें मतलब सॉल्व करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो पढ़ाई है वो मतलब बहुत अच्छा है, पर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा टॉपिक के बारे में, मतलब बैचलर्स में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा तभी आप यहाँ पे मतलब सर्वाइव कर वो पाएंगे? सरवाइव कर पाएंगे। पर हाँ, अगर आपको डाउट हुआ तो आईआईटी भुवनेश्वर में आप फिजिक्स के फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, तो आप उनके पास अगर उनके रूम में मतलब उनके जो ऑफिस है उनपे जाएंगे तो वो लोग डाउट क्लियर कर देंगे, ऐसा। और आपके जो प्रैक्टिकल्स है उसमें अभी किस तरीके से प्रैक्टिकल्स आप कंडक्ट कर रहे हो, मतलब क्या ड्यूरेशन है और प्रैक्टिकल्स क्या क्या? हाँ, वो हमारे प्रैक्टिकल में अभी फर्स्ट सेमेस्टर में भी एक था फिजिक्स लेबोरेटरी, वो आपका 6 क्रेडिट का था। और सेकेंड सेम में जो है वो भी 6 क्रेडिट का है फिजिक्स लेबोरेटरी। तो वहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स है जैसे कि आपका वो हॉल इफेक्ट इन मेटल्स हो गया, फिर आपका वो हॉल इफेक्ट इन मेटल्स, देन क्वींस ट्यूब एक्सपेरिमेंट,
वो सब था। और फिर ऑप्टिकल फाइबर का था, जैसे कि मल्टी मोड फाइबर, सिंगल मोड फाइबर, वो सब ओके। का था। हीलियम नियॉन लेजर था, वो सब था। और अभी सेकेंड सेम में हमारा फेब्रिपेर और इंटरफेरोमीटर, मैक्सेंडर इंटरफेरोमीटर, फिर आपका जीमेन इफेक्ट, हॉल इफेक्ट इन सेमीकंडक्टर, जो कि मेटल था पहले, अभी सेमीकंडक्टर हो गया। सेमीकंडक्टर्स में। हाँ हाँ हाँ। और फिर ऐसे आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो सब का ऊपर हो रहा है। मतलब बेसिकली वो जो प्रैक्टिकल है वो सारे कोर्स को कवर करके कवर एक करते हैं। प्रैक्टिकल बनाया है। ओह नाइस, ग्रेट। हाँ और अभी हम तो बात कर रहे हैं आईआईटीज की, पर इसके जो पहले का स्टेप था कि आपने प्रिपरेशन कैसे की थी अपने आईआईटी जैम के लिए, ये हम जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। अच्छा। क्योंकि मतलब सब मेरा बच्चों कोई को ना यहाँ। ये रहता है, अभी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हाँ 2026 में ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर दिया बच्चे, दे वांटेड टू नो कि जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, दे वांट टू नो कि अरे कैसे क्वालिफाई किया है, क्या अलग किया है, या हमें क्या करना है तो हमारा क्वालिफिकेशन हो जाएगा। सो वो थोड़ा अच्छे से गाइड कर दो बच्चों को। एक्चुअली मैं अगर सच बोलूं तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं आईआईटी जैम दूंगी। मतलब मुझे आईआईटी जैम के बारे में फर्स्ट टाइम से ही पता था कि जैम होता है, पर क्योंकि मुझे मतलब बाहर नहीं पढ़ना था आसाम से, तो इसीलिए मैं सोच नहीं रही थी कि आईआईटी जैम दूंगी। पर टीचर्स ने बोला कि आईआईटी जैम तुम एक बार दे के देखो, बस दे के देखो तुम, बाकी तो। और फिर मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा, तो मैंने सितंबर 19 2023 में फॉर्म भरा था हम्म। आईआईटी जैम का। और 20 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। प्रिपरेशन इन द सेंस यूट्यूब वीडियोस वो सब देख के, आपका आईएफएस का भी वीडियोस है, वो सब देख के मैंने प्रिपरेशन किया था। तो वहां से सितंबर 20 से स्टार्ट किया और फिर अक्टूबर तक पढ़ी। फिर अक्टूबर में फिर फिफ्थ सेम का एंड सेम आ गया, फिफ्थ सेमिस्टर मेरा बैचलर्स का चल रहा था। तो वो सब पढ़ के फिर दिसंबर से स्टार्ट किया। ओके। मतलब 10 दिन सितंबर में पढ़ी, फिर दिसंबर से शुरू किया, जनवरी पढ़ी और फरवरी 11 को एग्जाम दे दिया। ओह ग्रेट, फिर एंड यू 2 महीने क्वालिफाइड। पढ़े। मतलब हाँ आपने एक महीने की पढ़ाई नहीं की, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आपने 15 डेज में ही आईआईटी जैम क्वालिफाई कर लिया है। हाँ, नहीं मतलब हाँ, पहले 10 दिन, फिर जनवरी मंथ और दिसंबर मंथ थोड़ा पढ़ा, और फरवरी में थोड़ा टेस्ट वेस्ट, ऐसे आईएफएस का भी टेस्ट होता है, वो सब दिया। और हाँ। फिर हो गया। मतलब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो ना, तो आप मतलब इसमें कोई अलग नहीं है। मतलब अगर एग्जैक्टली। आपके पास एक चीज अलग है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। मतलब टाइम मैनेज होना चाहिए कि इतने टाइम में आप इतना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं भी हमेशा बच्चों को बोलती इसीलिए हूँ। मॉक टेस्ट और वो सब, मतलब टेस्ट अगर आप सीरीज। सब पढ़ भी लिए, पर हाँ। फिर भी आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। हाँ। तो आप कुछ टिप्स देना चाहोगे बच्चों को आईआईटी जैम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं? आपने ऑलरेडी बोल दिया है मॉक टेस्ट वगैरह देना है, बट और कुछ एडिशनल टिप्स किया है? कैसे आपने स्ट्रेस को मैनेज किया, क्योंकि स्ट्रेस तो होता है एग्जाम के टाइम पे, तो इस सब चीज़ों से हाँ, आप कैसे डील कर रहे थे? तो पहले तो आईआईटी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपके पास नोट्स होने पड़ेंगे प्रॉपर, कि आपको किस, जो आपके 7 सब्जेक्ट्स है, 7 टॉपिक्स है, मैथमेटिकल, फिजिक्स, सॉलिड स्टेट, या फिर आपका वो सारे जो है थर्मोडायनेमिक्स, सबका आपका एक एक अलग अलग कॉपी में आप लोग नोट्स बनाया पहले, कि इसका ये नोट्स है, इसका ये नोट्स है, ये नोट्स है। और उन नोट्स में आप फॉर्मूलाज को एक हाईलाइट करके रखिए। मतलब फॉर्मूलाज को हाईलाइट करके इन द सेंस, जब आप लास्ट में एग्जाम देने के आगे के दिन, आप तो पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम देने के आगे के दिन इतना सारा कॉपी को कोई नहीं पढ़ सकता। तो उसके लिए वो फॉर्मूलाज रिवाइज करके जाना चाहिए उस टाइम पे। और जब आप पढ़ रहे नोट्स बनाइए, उसके बाद उस नोट को एक बार पढ़िए। नोट को पढ़ के, उस नोट को पढ़ के वो टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जितना भी हो सके। उसके बाद और एक दिन में आप मिनिमम 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। मतलब ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थोड़ा बढ़े। एग्जैक्टली, मतलब बेटर हो जाए। हाँ, उसके बाद अगर वो हो गया, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए। मतलब लास्ट में मतलब लास्ट 1 मंथ या 15 डेज में सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, और कुछ नहीं करना। और जब एकदम एग्जाम पास आ गया, तो फॉर्मूला रिवाइज कीजिए और एग्जाम देने चले जाइए। Okay. तो बहुत इजी तरीका है, सब लोग सुन लो। बहुत इजी तरीका है, आपको ये स्टेप अगर फॉलो किए तो आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा आईआईटी जैम। और ठीक है। स्ट्रेस की बात तो मतलब आप ऐसे सोचो जैसे कि आप एग्जाम, कॉलेज का एग्जाम देने जाते हैं, तो आप स्ट्रेस नहीं करते। हाँ, वहाँ पर एक बात है कि किसी से पूछ लेंगे, वो भी होता है। हाँ, पर यहाँ पर पूछ नहीं सकते, वो अलग बात है। पर स्ट्रेस की कोई बात नहीं। मतलब कंप्यूटर में आपका टाइमर आएगा, पर टाइमर पे आप नोटिस मत कीजिए। मतलब आप सिर्फ पढ़, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आप करते जाइए। और फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो आप पहले उस क्वेश्चन को साइड में लिख दीजिए, स्क्रिप्ट जो देता है, स्क्रिबल पैड जो देता है,
वहाँ पे साइड में लिख दीजिए कि ये सब क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व नहीं किया, बाद में करूंगा। तो अगर आप पहले जो आता है वो सॉल्व कीजिए और टाइम बचेगा तो वो भी कर लीजिए। एग्जैक्टली और नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपने क्या ट्रिक्स यूज की थी एमसीक्यूज में जो नेगेटिव मार्किंग होती है? एमसीक्यूज में जो नेगेटिव मार्किंग होते हैं, पहले तो आपको अगर आंसर आता है तो आता ही है, अगर नहीं आता तो एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। मतलब आपको लगेगा कि पहले ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन में से तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है मतलब। उसके बाद दो ऑप्शन बच जाते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको मोस्ट प्रोबेबल कौन सा लग रहा है वो आपको करना है। अगर आपको श्योर है कि ये दो आंसर्स है, अगर नहीं है तो वो क्वेश्चन कीजिए ही मत, अटेम्प्ट क्योंकि ही मत नेगेटिव कीजिए। मार्क, हाँ नेगेटिव मार्किंग में सबसे ज्यादा मार्क्स जाते हैं, मेरे भी बहुत एग्जैक्टली गए हैं नेगेटिव मार्किंग में। हाँ, तो और एमसीक्यूज में ही ज्यादा जाते हैं। एमएसक्यू एमसीक्यूज तो में। फिर भी, हाँ एमएसक्यू लोगों का मतलब हो जाता है कि आपका दो ऑप्शन हो गया तो 3 नंबर ऑप्शन नहीं हुआ तो मार्क्स नहीं मिलेगा, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं नेगेटिव मिलेगा। मार्किंग नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में ही बच्चे मार्क्स लूज करते हैं क्योंकि वहाँ नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। तो हाँ यही बच्चों और को एलिमिनेशन मेथड तो यूज करना है, बट इफ यू आर वेरी श्योर तभी आप आंसर्स को टिक कीजिए, वरना छोड़ दीजिए, एटलीस्ट वरना नेगेटिव वरना मार्किंग मत थोड़ा कीजिए। बेहतर है, क्योंकि आपने जितना मेहनत करके बाकी का क्वेश्चन किया उसका भी मार्क्स चला जाएगा। एग्जैक्टली वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग से वो मेहनत भी हमारी थोड़ी कम हो जाती है। आपका 0.33 में आपका रैंक ड्रॉप होगा अराउंड 50 या 50 ओह। रैंक ड्रॉप हो जाता है, 50 या 30 रैंक। मतलब मुझसे अगर आप 0.33 आगे है तो आपका 50 रैंक ऊपर आएगा मुझसे, ओह तो वाह। आप सोचिए। तो देखो तो आप बच्चों, सोचिए अभी कि मतलब अगर आप नेगेटिव मार्किंग को छोड़ देंगे तो आपका रैंक कितना ऊपर आ कितना सकता हाई जाएगा। एग्जैक्टली तो जो क्वेश्चंस पे श्योर हो उन्हीं को अटेम्प्ट करो, नहीं श्योर हो तो मत अटेम्प्ट करो, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि 0.3 अगर मार्क का डिफरेंस है तो भी 50 का डिफरेंस हो जाता है रैंक्स में। ठीक है, तो ये पॉइंट है। सब लोग अच्छे से ध्यान रखना। ओके। ये मैंने खुद एनालिसिस करके बताया, क्योंकि मतलब मैंने देखा कि एक का रैंक कितना है तो मेरा इतना है, तो उसको इतना मार्क्स नहीं मिला, उसको सिर्फ 40 या 30 कितना मिला था, तो मेरा मार्क्स था 39.33। ओह, तो आपने अगर नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं किए होते, एमसीक्यूज नहीं अटेम्प्ट किए थे, तो आपका हाँ रैंक तो मेरा और हायर हो जाता। 45 आ रहा था ऐसे, और उससे रिडक्ट होके 39.33 में आ गया। ओके, बट यू आर डूइंग ग्रेट। आईआईटी भुवनेश्वर एज वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस इंडिया का। सो हाँ अब हाँ। इसके बाद आपके मतलब इट इज अ लिटिल अर्ली टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी तो आप फर्स्ट ईयर में, बट व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू फ्यूचर में? अच्छा, अभी मैं फिलहाल तो कल गेट है मेरा, गेट तो एग्जाम गेट है। दे रही हूँ। ओह, कल गेट है, कल ऑल गेट द एग्जाम है। बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। और उसके बाद नेट भी इस बार दे रही हूँ, पर नेट इस बार मतलब इतना प्रिपरेशन करके नहीं दे रही। नेट को आप मतलब 2026 के अंदर क्वालिफाई करने का सोच रही हूँ, कि अगर 26 में मेरा एमएससी खत्म होगा तो उसके अंदर अगर नेट क्लियर हो जाए तो बेहतर है, मतलब उसके लिए। और अगर ये जेआरएफ मिल गया तो पीएचडी कर सकते हैं, पर पीएचडी का अभी फिलहाल प्लान नहीं है मुझे। मतलब आसाम जाके अगर मैं कोई ऐसा में जॉब या फिर आपका मतलब, मेरा रिसर्च लाइन में इतना इंटरेस्ट नहीं है, पहले अगर ओके। मैं जॉब करके फिर पीएचडी करूंगी तो मतलब ठीक है। और मेरा एक इच्छा वो सिविल सर्विस देने का भी है, तो वो भी एक बार ट्राई करूंगी, ओके। मतलब यूपीएससी एपीएससी। ओके, दैट्स ग्रेट एंड आई विश ऑल द बेस्ट, स्पेशली आपके गेट के एग्जाम के लिए। आई विश कि आप और अच्छे रैंक से इस बार क्लियर कर लो। सो इस बार कितना अच्छा होगा, मतलब ये बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं हो, क्योंकि ये कोर्स चल रहा है ना, मतलब क्लासेस चल रहे होते हैं इसीलिए मतलब। और हमारे एग्जाम्स मिड सेमेस्टर भी अगले हफ्ते से ही है। ओके, बट डोंट वरी, यू हैव टाइम, अभी आप फर्स्ट ईयर में ही हो। अभी तो फर्स्ट ईयर में ही है, हाँ। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि जो गेट एग्जाम है वो इन कंपैरिजन टू नेट बहुत इजी है फिजिक्स के लिए। एग्जैक्टली। सो ये तो मतलब मैंने भी किया है, लाइक आई एम योर सीनियर, तो मैंने नेट भी किया है, नेट जेआरएफ भी किया है, गेट भी किया है। तो ये भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि गेट इजी है, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हाँ, गेट इज बस मोर कंसेप्ट और कंसेप्चुअल। फॉर्मूला याद होना चाहिए। एग्जैक्टली, गेट इज मोर कंसेप्चुअल, इट टेस्ट आपके बेसिक कंसेप्ट को टेस्ट करता है। नेट थोड़ा टफ होता है क्योंकि वो हायर लेवल हायर डिफिकल्टी क्वेश्चंस पूछता है। तो हाँ, ये और बेसिक इसका डिफरेंस है। इसका कारण भी है, क्योंकि ये नेट पूरा प्रोफेसर का भी एक देता है, पर गेट से प्रोफेसर नहीं बन सकते आप। एग्जैक्टली। मतलब या नेट से ही आपका होगा, तो इसलिए नेट को थोड़ा डिफिकल्ट भी बनाते डिफिकल्ट हैं। बनाया है, एग्जैक्टली। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस पूरे बच्चों के साथ। आई एम श्योर आपके जो भी पॉइंट्स है जो आपने बोले वो बच्चों को बहुत हेल्प करेंगे उनके प्रिपरेशंस में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू।